नमस्कार दोस्तों, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे वो बिल्कुल खटाई में चले गए हैं, बिल्कुल ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तो एक भाई ने कमेंट करके हमें बोला कि सर एक वीडियो बांग्लादेश के टॉपिक पर भी जरूर बनाएं। इसमें एक और कमेंट आया, उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1971 से पहले बांग्लादेश को पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और पूरी पाकिस्तान और अभी वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो दोनों एक ही देश हुआ करते थे। लेकिन 1971 के वार के बाद हमने पूरी पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया और एक नए राष्ट्र की नींव डाली जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हम बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे? जैसे भारत में अभी 28 राज्य है, तो बांग्लादेश भी भारत का एक ऐसा ही राज्य बन जाता। और अभी वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, वहां पर हिंदुओं पर काफी अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां के शरणार्थियों की समस्याएं हमें बहुत परेशान कर रही हैं, वहां के जो नदी जल का जो बंटवारा है वो हमें काफी दिक्कत देता है। तो ये समस्याएं कभी आती नहीं और बांग्लादेश भारत का एक अभिन्न अंग होता। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम पाकिस्तान से युद्ध तो जीत ही चुके थे, तो क्या हम बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे? आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश में पाकिस्तान हमसे जीत गया है। अब आप कहोगे कि बांग्लादेश में तो हम जीते थे, उनके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, उससे पहले भी 65 की जंग में, उसके बाद 99 की जंग में भी हम ही जीते थे, हम पाकिस्तान से कभी हारे ही नहीं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर युद्ध की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कूटनीति की बात, हम कर रहे हैं विदेश नीति की बात। यह फोटो हमें बताती है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं और भारत के संबंध काफी खटासपूर्ण हो गए हैं। दोस्तों यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे बेस्ट जो विदेश मंत्री हैं वो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो यह एक विडंबना ही कह सकते हैं कि आज तक के जो भारतीय इतिहास में जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध रहे हैं वो आज भारत के सबसे खराब दौर से गुजरे हैं। चाहे भारत के नेपाल से संबंध हो, चाहे भारत के बांग्लादेश से संबंध हो, चाहे भारत के श्रीलंका से, चाहे मालदीव से, चाहे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से तो जन्मजात ही खराब है। आज तक के भारतीय इतिहास में जो भारत के पड़ोसी देशों से संबंध है वो बिल्कुल खराब दौर से गुजर रहे हैं। यह एक विडंबना ही हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल विस्तार से, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया और अभी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में भारत से बाजी मार गया है, उन सब के पीछे के कारणों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को शुरुआत से समझते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के 3 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा था पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह था पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह था पश्चिमी पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे 1971 तक। 1971 तक। अब पूरी पाकिस्तान की जो भाषा थी, ये बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे, ये पढ़ने लिखने में भी पश्चिम पाकिस्तानी वालों से श्रेष्ठ थे। लेकिन बहुमत कम होने की वजह से ये सत्ता में नहीं आ पाते थे। सत्ता पर कब्जा इन्हीं लोगों का रहता था। धीरे धीरे इनमें दूरी होने की वजह से भी, क्योंकि भारत बीच में पड़ता था, मतभेद पैदा होने लगे। एक इन्होंने अपने आप के ऊपर, अपने देश के ऊपर उर्दू भाषा थोप दी थी, जबकि उर्दू भाषा भारत की थी। दूसरा, इन्होंने अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया था। धीरे धीरे ये इनके ऊपर अत्याचार करने लगे। इनको मतलब कोई भी सुविधा सरकार की ओर से कोई भी सुविधा ये नहीं देते थे। सबका कुछ होता था यहीं पर होता था। धीरे धीरे विद्रोह पैदा होने लगा और 1971 में शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, उन्हें बहुमत मिल गया और वो सरकार बनाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान में आए। उस समय याह्या खान थे जो पश्चिम पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय थे याह्या खान। याह्या खान सेना के सेनाध्यक्ष थे। इन्होंने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। जब ये यहाँ पर आए सरकार बनाने के लिए, तो इनको यहाँ पर पकड़कर जेल में डाल दिया। शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डालने के बाद यहाँ पर मुक्ति वाहिनी सेना बनी, यहाँ पर विद्रोह हुआ और फिर भारत ने कैसे इनका साथ दिया वो आप और हम सब लोग जानते हैं। 1971 में 93,000 सैनिकों ने यहाँ पर सरेंडर किया। तो इसके बाद क्या होता है, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद शुरुआत होती है भारत और बांग्लादेश के बीच
संबंधों की। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तुरंत बाद भारत ने क्या किया, बांग्लादेश को मान्यता दे दी। और बांग्लादेश को मान्यता देने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच तुरंत एक समझौता हुआ। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उस समय नजरुल इस्लाम, उसका नाम था नजरुल इस्लाम। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे पहले समझौता हुआ और इसी समझौते के तहत 3-4 जो मुख्य बातें हैं वो तय की गई। दोस्तों, इस संधि में जो मुख्य बातें थी वो मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की थी। पहला यह था कि भारत और बांग्लादेश की जो संयुक्त सेना थी, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया जाएगा। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया जाएगा जो बांग्लादेश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरा यह था कि इसका जो सेनापति होगा वो भारतीय होगा, मतलब इनका जो लीडर होगा वो भारतीय लीडर होगा। तीसरा इसमें यह था कि जैसे ही आजादी मिलेगी बांग्लादेश को तो भारतीय सेना वापस भारत लौट जाएगी। चौथा, इसमें भारत ने वचन दिया कि बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा, बांग्लादेश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाएगा। अखंडता का सम्मान किया जाएगा। अब दोस्तों, इसी में आपको उत्तर मिलेगा कि क्यों ना हमने बांग्लादेश को कब्जा किया था। इससे जैसे जैसे हम समझते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा कि बांग्लादेश को भारत ने क्यों कब्जा नहीं किया था। अब पांचवा हम देखें तो पांचवा है, भारत ने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश के निर्माण के लिए जो भी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी वो भारत हमेशा बांग्लादेश को देता रहेगा। आर्थिक जो भी जरूरत पड़ेगी वो भारत बांग्लादेश की सहायता करता रहेगा। इस तरह से ये 5 चीजें उस संधि के तहत रखी गई जो इंदिरा गांधी और किस किस के बीच हुई थी, इंदिरा गांधी और नजरुल इस्लाम जो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। नजरुल इस्लाम कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय बनाए गए। तो इस संधि के तहत 5 चीजें रखी गई थी कि जैसे ही बांग्लादेश आजाद होगा तो भारत की जो सेना मुक्ति वाहिनी में सम्मिलित थी वो वापस आ जाएगी और उसके बाद बांग्लादेश की संप्रभुता अखंडता का सम्मान किया जाएगा। उनके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस तरीके से इस संधि की जो मुख्य शर्तें इस प्रकार रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों भारत ने क्या किया, अमेरिका और बड़े बड़े देशों से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनवाया कि वह शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दे। तो शेख मुजीबुर रहमान को 8 जनवरी 1972 को रिहा किया गया। तो 8 जनवरी 1972 को इनको रिहा किया गया। ये भारत में दिल्ली से होते हुए बांग्लादेश गए थे। तो 10 जनवरी 1972 को यह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में यह इंदिरा गांधी से इन्होंने मुलाकात की और वीर सपूतों ने जो भारत के बहादुर सैनिक थे उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाई उनका इन्होंने धन्यवाद दिया। जो शहीद हो गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए इन्होंने प्रार्थना की। तो इस तरीके से भारत का धन्यवाद देकर ये 10 जनवरी के बाद वहां पर पहुंचे बांग्लादेश। और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर जाकर इन्होंने शपथ ली। इसके बाद स्टार्ट होती है भारत और बांग्लादेश के संबंधों की नई शुरुआत। दोस्तों, इसके बाद क्या किया, भारत ने तुरंत ही शेख मुजीबुर रहमान को राजकीय यात्रा के लिए भारत में आमंत्रित किया और कोलकाता में यह यात्रा संपन्न हुई। कोलकाता में 16-18 जनवरी 1972 को। दोस्तों, अब डेट वाइज देखें तो 8 जनवरी को इनको रिहा किया गया, 10 जनवरी को ये दिल्ली पहुंचे, उसके बाद बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश जाने के बाद तुरंत इनको भारत बुला लिया गया ताकि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश को सेटल किया जा सके। अब 16-18 जनवरी 1972 को कलकत्ता में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में और समझौते किए गए। उस समझौते के तहत भी काफी कुछ किया गया। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच यह समझौता हुआ था। उस समझौते की मुख्य शर्तें क्या क्या थी उनमें देख लेते हैं। इस संधि की जो मुख्य विशेषता ये थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी रिश्ते थे, भारत और बांग्लादेश इनके बीच जो भी रिश्ते थे वो स्वतंत्रता, समानता
समानता, संप्रभुता, समाजवाद और राष्ट्रवाद पर आधारित होंगे। राष्ट्रवाद पर आधारित होंगे। इस तरीके से इन संबंधों की, जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों की नींव पड़ी थी, वो इस आधार पर पड़ी थी, जो 16 जनवरी और 18 जनवरी 1972 को हुआ था। दूसरा इसमें रखा गया था कि भारत बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान करेगा। संप्रभुता का सम्मान। तीसरा इन्होंने रखा था कि भारत के जो सैनिक बांग्लादेश में थे वो 25 मार्च 1972 तक वापस भारत लौट आएंगे। वापस भारत लौट आएंगे, जबकि 25 मार्च से पहले ही वापस भारत लौट आए थे भारत के जो सैनिक थे। इसके बाद और लक्ष्य रखा गया था कि जैसे साम्राज्यवाद जैसे एक देश का दूसरे देश पर कब्जा कर लेना। दूसरा जातिवाद, उस समय मुस्लिम और हिंदू मुस्लिमों के बीच जो झगड़े चल रहे थे उनके बीच में हम नहीं पड़ेंगे और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे और जातिवाद का विरोध करेंगे। इसी क्रम में भारत ने विश्वास दिलाया कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कभी अब हस्तक्षेप नहीं करेगा। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से 16 और 18 जनवरी 1972 को जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये सारी चीजें रखी गई थी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जैसे हम डेट वाइज देखें तो 1947 में भारत को आजादी मिली, उसके बाद भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 के बाद तारीख आती है 16 दिसंबर 1971। इसमें पश्चिमी पाकिस्तान ने हार मान ली और जो पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह थे याह्या खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता सामने आई और एक नए बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद एक समझौता हुआ जो बांग्लादेश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे नजरुल इस्लाम और इंदिरा गांधी जी के बीच। फिर तारीख आती है, ये दिसंबर की बात है, फिर तारीख आती है 8 जनवरी 1972। ये 16 दिसंबर के बाद इसके बाद समझौता हुआ। फिर 8 जनवरी 1972 को भारत ने बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान थे, विदेशों को ऊपर दबाव बनाया और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने के कारण उन्होंने 8 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। तो यहां से पाकिस्तान से वे सीधे दिल्ली आए और दिल्ली में आकर 10 जनवरी को पहुंचे। 10 जनवरी 1972 में दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद वे सीधे बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। भारत ने शेख मुजीबुर रहमान को प्रशासनिक कार्यों से सरकारी कामकाज के लिए भारत आने का न्योता दिया। तो 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच 1972 भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते में भी बहुत सारी बातें कही गई। अब ये दोस्तों जनवरी की बात है, दिसंबर और जनवरी की। भारत लगातार कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को स्टेबल करने की, बांग्लादेश को एक मजबूती के साथ खड़ा करने की। इसके बाद डेट वाइज आप देखते जाइए, पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे कि जैसे 16-18 जनवरी की बात हो गई। इसके बाद जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया। तो मार्च 1972 में इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का दौरा किया और यहां पर एक 19 मार्च 1972 को ढाका में एक समझौता हुआ। ढाका में जो संधि हुई, समझौता हुआ, उसके तहत बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे भारत बांग्लादेश की मदद करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता लेने के लिए, भारत बांग्लादेश की आर्थिक सहायता करेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो भी विवाद है उनको संघर्ष के आधार पर नहीं समझौते के आधार पर सुलझाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी नदी विवाद थे उनके लिए एक नदी आयोग का गठन किया गया। भारत और बांग्लादेश मिलकर हिंद महासागर को बड़ी शक्तियों से दूर रखेंगे। जैसे उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के समय कोई भी किसी भी समय कहां पर हमला कर देता था कोई पता नहीं चलता था। यूएसएसआर और यूएस हमेशा आमने सामने रहते थे। तो इन सब चीजों से, इन सब बड़ी शक्तियों से हिंद महासागर को दूर रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग को महत्व दिया जाएगा। साम्राज्यवाद और जो जातिवाद थे उनका मिलकर विरोध
किया जाएगा, भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें 19 मार्च 1972 को इस समझौते के तहत ढाका में रखी गई थी। भारत लगातार कोशिश कर रहा था बांग्लादेश को सही तरीके से मजबूत रूप से खड़ा करने की। इसके बाद दोस्तों मार्च के बाद ही देख लो आप, 19 मार्च के बाद आता है 28 मार्च। 28 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच में एक व्यापार समझौता हुआ, व्यापार समझौता। इस समझौते के तहत क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो भी सीमा थी उस सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर इधर, 16 किलोमीटर इधर, इसको एक कर मुक्त क्षेत्र रखा जाएगा। मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी सामान है या राशन पानी का जो भी सामान है, तो यहाँ के लोग इधर जा सकते थे 16 किलोमीटर तक केवल दिन में, और यहाँ के लोग 16 किलोमीटर तक इधर जा सकते थे। तो ये राशन पानी का सामान लेने या अपने जीवन यापन की जो भी वस्तुएं हैं या जो भी चीजें हैं उनको लेने के लिए पूरे बॉर्डर के इलाके में आ जा सकते थे, आवाजाही कर सकते थे। इस तरीके से दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैत्रीपूर्ण और एक सहयोग की संधि के तहत बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ पर किए गए। भारत और बांग्लादेश के बीच में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश का इतना साथ दिया था कि बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश का भी था ही नहीं, उसको बांग्लादेश को बनाया, उसको चलना सिखाया, उसको बोलना सिखाया, उसे खड़े होना सिखाया, उसको विकास करना सिखाया, सब कुछ भारत ने उसको सिखाया था। अब दोस्तों हम समझते हैं शिमला समझौते में। शिमला समझौते में क्या हुआ था, शिमला समझौता भी हुआ था 1972 में। इस समझौते में तो बांग्लादेश क्या चाहता था कि जो भी भारत ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिक गिरफ्तार कर रखे थे या पकड़ रखे थे, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चलाए जाएं, आपराधिक मुकदमे चलाए जाएं, हत्या और बलात्कार के उन पर आरोप लगाए जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन इसमें पाकिस्तान ये कह रहा था कि जब तक भारत उन 93,000 सैनिकों को रिहा नहीं करेगा तब तक हम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि बांग्लादेश तो स्वतंत्र हो गया था, उस पाकिस्तान के मान्यता देने या नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा हम देखें कि पाकिस्तान में से अगर बलूचिस्तान अलग होना चाहे, मान लो बलूचिस्तान थोड़े बहुत दिनों बाद एक अलग देश बन ही जाएगा, तो बलूचिस्तान अलग देश बन जाएगा, जब तक पाकिस्तान उसको मान्यता नहीं देगा तब तक वह पाकिस्तान का क्षेत्र ही कहलाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दे रहा था। तो भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक और समझौता हुआ 1973 में। 1973 में केवल 195 सैनिकों को छोड़कर 1973 में बाकी सबको भारत ने रिहा कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 22 फरवरी 1974 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 74 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अब दोस्तों हम देखें कि चीन उस समय क्या कर रहा था। चीन लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। 1971 के युद्ध में भी चीन ने लगातार पाकिस्तान का सपोर्ट किया, और जब यूएनओ में बांग्लादेश को सदस्यता दिलाने के लिए भारत प्रयासरत था तो इसने वीटो का प्रयोग कर दिया और बांग्लादेश को सदस्य बनने के लिए इसने काफी रोड़ा अटकाया। आज बांग्लादेश इन सब चीजों को भूल गया है। चाइना के द्वारा जो बांग्लादेश का विरोध किया गया था, पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया था, आज बांग्लादेश उन सब चीजों को भूल गया है। और बांग्लादेश ये भी भूल गया कि भारत ने हमको बनाने के लिए, हमें चलने फिरने या सिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, भारत ने पूरा सहयोग किया बांग्लादेश को बनाने के लिए। आज बांग्लादेश इन एहसानों को भूल गया है। अपने राष्ट्रपिता जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनकी मूर्तियां तोड़ी गई हैं, उनके स्टेचू तोड़ दिए गए हैं। जब किसी देश का पतन आता है तब उस देश में ऐसे ही काम होते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखें कि क्या हुआ था। इनमें सब मान्यता देगी कि पाकिस्तान ने जब 22 फरवरी 1974 को मान्यता दी तो इसमें पाकिस्तान का एक स्वार्थ और निहित था। उसमें यह था कि पाकिस्तान में उस समय जो इस्लामिक राष्ट्र थे उनकी एक बैठक होने वाली थी। तो पाकिस्तान ने यह सोचा कि क्यों ना हम बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दें। इस्लामिक राष्ट्र के आधार पर हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे और यहाँ पर बुलाने के साथ हम उसका फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों हुआ भी ये। 22 फरवरी 1974 को मान्यता दे दी। जब पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्रों की बैठक हो रही थी उसमें शेख मुजीबुर रहमान को भी बुलाया गया। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में उस इस्लामिक राष्ट्रों की बैठक में शामिल हुए। उसमें शामिल होने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि इसका फायदा उठाया। फायदा उसने इस तरीके से उठाया, जैसे हम देखें कि बांग्लादेश में उसने क्या किया, इस्लाम विरोधी जो हिंदू मुसलमानों के उस समय चल रहे थे तो इस्लाम विरोधी प्रचार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उन्होंने बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पूरी
पूरी चेष्टा की। उन्होंने ये बात फैलाते जा रही थी कि भारत एक साम्राज्यवादी देश है, उन्होंने बांग्लादेश को अपने अधीन कर रखा। ये सब पूरे कोशिश उन्होंने बांग्लादेश के साथ मिलकर करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जब तक मुजीबुर रहमान जिंदा थे तब तक उनकी ये चाल एक भी नाकामयाब साबित हुई। इसके बाद पाकिस्तान इतना खपा हो गया था कि उन्होंने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की उनके घर में सारे खानदान को मौत के घाट उतरवा दिया। शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 को पूरे के पूरे खानदान को मौत के घाट उतरवा दिया। दोस्तों, इसमें इनकी जो बेटी थी शेख हसीना और उनकी बहन, वो विदेश में पढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो बच गई और बाकी पूरे इनके खानदान को मौत के घाट पाकिस्तान ने उतरवा दिया। आज बांग्लादेश उस चीज को भूल गया है। इसके बाद दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में परिवर्तन आया। उस समय उसके बाद क्या हुआ, इनकी मौत के बाद जैसे 71 की जंग में इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो इनका लगातार साथ दे रहे थे। उनका नाम है जियाउर रहमान। ये है जियाउर रहमान। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ इन्होंने काम किया था और ये दोनों साथ में मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ाई कर रहे थे। तो उनकी मौत के बाद ये वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इनकी भी मौत 1981 में हो जाती है, इनकी भी हत्या हो जाती है 1981 में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बनाना चालू कर दिया, एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में दर्जा दे दिया, इस्लामिक राष्ट्र। और ये एक तरीके से लगभग भारत विरोधी भी माने जाते थे। उसके बाद इनकी हत्या हो गई। इनकी जो पत्नी है उसका नाम है खालिदा जिया, खालिदा जिया। इस तरह से हम देखें कि शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या कर दी गई 15 अगस्त 1975 को। इनकी पुत्री शेख हसीना 1996 में पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। उससे पहले क्या हुआ कि इनके साथ काम कर रहे थे जियाउर रहमान, इनकी भी हत्या कर दी गई 1981 में। इनकी पत्नी है खालिदा जिया, जो इन्होंने क्या किया, इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना की। अब दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई जियाउर रहमान की 1981 में, उसके बाद में एक और लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम था एचएम इरशाद सत्ता में आए और इन्होंने क्या किया, 1988 में इस्लाम को बांग्लादेश का राजधर्म घोषित कर दिया। इसी के साथ ये पहली हार थी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की, क्योंकि जैसे पाकिस्तान धर्म के आधार पर आज तक ही नहीं चल पाया, उसी तरीके से बांग्लादेश भी धर्म के आधार पर कभी उन्नति करने वाला नहीं था। तो 1988 में इस्लाम को राजधर्म बांग्लादेश में घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, जैसे खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद शेख हसीना आई 1996 तक। तो दोस्तों, तब से लेकर अब तक यही दोनों, एक तो जियाउर रहमान की जो पत्नी थी खालिदा जिया और एक शेख हसीना, दोनों ही अब तक शासन करते हुए आई थी। शेख हसीना तो लगभग 4 बार 5 बार ये प्रधानमंत्री बन गई थी। जैसे हम आपको बताते हैं, शेख हसीना 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद 2001 से 2009 के बीच उसके विपक्ष के नेता रही। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। उसके बाद 2014, 2019 और 2024 लगातार 4 बार और कुल 5 बार प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को इन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विद्रोह हो गए। उसके बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार आ गई। तो दोस्तों, इस तरीके से जो बांग्लादेश की राजनीति में परिवर्तन हुए, तो उस समय भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में काफी खटास आई। तब तक ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, हमारे लिए काफी सपोर्टिव थी, क्योंकि यह एक एहसानमंद थी। इनको पता था कि भारत ने बांग्लादेश को बनाया था और इनके पिता की कितनी सहायता की थी। तो दोस्तों, जब तक जो शेख हसीना थी भारत में, तब तक तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफी अच्छे रहे थे। लेकिन अब इनके बाद जैसे मोहम्मद यूनिस आया, तो मोहम्मद यूनिस ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि ये विद्रोह एक सोची समझी वेल ट्रेंड प्लानिंग थी। उसमें जैसे ये इनको गले लगते दिखाया गया कि अमेरिका नहीं चाहता था कि शेख हसीना सत्ता में रहे, क्योंकि उन्हें एक द्वीप चाहिए था जिस पर ये अपना एक देश बना सके, अपना नौसैनिक नेवल बेस स्थापित
कर सके। ये हम देख सकते हैं कि इनको जो एक महफूज आलम थे, इनके जो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये सब कुछ किया था। ये एक वेल ट्रेंड तरीके से किया गया था। मुझे तो यह लगता है कि यह एक अमेरिका का एजेंट है जिसने बांग्लादेश में तख्तापलट का कार्य किया था। इस तरीके से बांग्लादेश को एक तरीके से लगता है कि जैसे मोहम्मद यूनिस या उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने अपने देश को बेच दिया है। अब दोस्तों हम देखें कि भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया। पहला तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हमने बांग्लादेश को वचन दिया था कि तुम्हारी संप्रभुता और आंतरिक जो मामले हैं उस पर कभी भी आंच नहीं आएगी। तो पहला तो कारण ये था, जो भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत हम बांग्लादेश को कभी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखने वाले लोग हैं। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, उस नीति के तहत चलने वाले लोग हैं। दूसरा हम देखें यूएनओ, पूरे विश्व में प्रभाव स्थापित करने वाली यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके चार्टर में कहा गया है कि कोई भी देश किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसे अपना अधिकार क्षेत्र में नहीं जमा सकता। तो भारत बांग्लादेश को भी अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं कर सकता था। यह यूएनओ का जो चार्टर है वो केवल 5 देशों को छोड़कर लगभग के पूरे विश्व के सभी देशों में अपना समान रूप से प्रभाव जमाए रखता है। जो 5 देश हैं, पहला अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चाइना है, चौथा ब्रिटेन है, 5वां फ्रांस है। ये 5 देश तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई बाड़ उपाड़ नहीं सकता। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में, और ताइवान को भी कब्जाने की पूरी कोशिश अभी कर रहा है। रसिया ने जो यूक्रेन का क्रीमिया प्रायद्वीप है उस पर कब्जा कर रखा है। इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को ही खा गया। तो ये देश तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनकी कठपुतली है। इसके अलावा और देश कुछ भी करे, ये इनके लिए दिक्कत साबित हो जाती है। तीसरा हम देखें कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करते तो बांग्लादेश की जो आम जनता है वो विद्रोह पर उतर आती, क्योंकि वह पहले ही पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान से वह पहले ही लड़ रही थी। अगर हम उनको धोखा देते तो वो भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। हम उनको किसी भी परिस्थिति में भारत में मिला नहीं सकते थे। तो दोस्तों इस तरीके से 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से भारत बांग्लादेश को अपने में मिलाना नहीं चाहता था या मिला नहीं सकता था। अब दोस्तों आगे देखें हम कि पाकिस्तान बांग्लादेश में हमसे आगे कैसे निकल गया, वह हमसे कैसे जीत गया। दोस्तों अभी जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, वो चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान से तो जन्मजात खराबी है। भारत की जो वर्तमान स्थिति वह बिल्कुल कमजोर है। पड़ोसी देशों के साथ भारत एक तरीके से अस्थिरता की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और आज तक के भारतीय इतिहास में सबसे खराब दौर से पड़ोसी देशों के साथ जो विदेश नीति है वो गुजर रही है। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान ने क्या किया, अपना प्रभाव स्थापित करने में बांग्लादेश में पूरी कोशिश की और वह इसमें कामयाब हो गया, जिसकी वजह से इसने क्या किया, जैसे ये हम देख सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने वो फोटो देखी थी शहबाज शरीफ और उसके साथ जो आपस में यूएनओ में एक साथ मिलते हैं, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें हमसे कामयाब हुआ और भारत की एक तरीके से कूटनीतिक हार इसमें मानी जा सकती है। जैसे हम कोशिश कर सकते थे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को बचाने की, म्यांमार में आंग सान सू की जो भारत समर्थित थी उनकी सरकार बचाने की, आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यह सवाल हमारे जहन में लगातार उठता रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बनते और बिगड़ते रहे हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।